हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम 72nd बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो है वो चालू हो गया है एडुटेरिया का। उसमें सेक्शनल टेस्ट जो है पहला वाला हुआ है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया गया है। तो इसमें जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिएवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है 100 से लेकर 150 तक, उसको सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो है वीडियो ये 2 पार्ट में आने वाला है। तो पहला पार्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है एक्चुअली में जो है हिस्ट्री को जो है 3 भाग में बांटा गया है। हिस्ट्री पहला जो है इतिहास का पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का जो है उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं हुआ है प्राप्त। जो भी है वह जो है उसको उस स्थान को खुदाई करके ही जो है उत्खनन करके उसका साक्ष्य मिला है। तो इसमें जो है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसलिए अभिलेख और ग्रंथ वेद पुराण नहीं होगा, विदेशी यात्रिक विवरण नहीं होगा, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो मिले ही नहीं है। तो इसमें पहला का आंसर हो जाएगा गुफा चित्र। और गुफा चित्र जो है इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर देखते हैं तो हमको जो है भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में स्थित है, अब्दुल्लागंज नामक जगह पर। तो वहाँ पे जो है हमें गुफा चित्र मिलता है और वह जो है प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है चिरांद चिरांद चेचर। इसमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन कि चिरांद चेचर सिनवार और उसके बाद ताराडीह के संबंध में निम्नलिखित में से कथन से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है कि चिरांद में इसमें सिनवार जो है खेती किए गए चावल एवं जौ, मटर, मसूर और बाजरा का साक्ष्य मिला है। तो सिनवार जो है सिनवार से क्या कहा जा रहा है कि चावल, जौ, उसके बाद जो है मटर, मसूर। तो इसके बारे में जो ये कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। सिनवार जो है वह रोहतास बिहार में है, रोहतास बिहार में सिनवार। और यह क्वेश्चन मतलब ये जो कथन है ये सही है। दूसरा है इसमें कि चिरांद से पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन एवं टेराकोटा मूर्ति जो है ये प्राप्त हुई है क्या। तो ये भी सही है। इसके बाद इन स्थलों से लोहे के औजार के व्यापक प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है गलत हो जाता है, और लोहे के जो है औजार के व्यापक प्रयोग जो है वह नहीं हुए हैं। और इसमें जो है हम देख सकते हैं कि व्यापक प्रयोग जो है लोहा का हुआ है वह लगभग 1000 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ है। मतलब 1000 ईस्वी के बाद से व्यापक प्रयोग जो है लोहा का हुआ है। उससे पहले लोहा का व्यापक तौर पर जो इस्तेमाल नहीं होता था। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि ये सभी स्थल जो है दिए गए हैं। ये जो है ये स्थल चिरांद जैसे सिनवार हो गया, ये सभी स्थल जो है यह किस काल के हैं। तो ये जो संबंधित स्थल है ये नवपाषाण कालीन स्थल है, यानी कि चिरांद जो है चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद जो है इन स्थलों पर गोलाकार एवं वृत्ताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो यह जो है बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है गोलाकार एवं अर्धवृत्ताकार जो है घरों का साक्ष्य मिला है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कौन सा गलत पूछा जा रहा है, गलत चुनिए। तो गलत जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग नहीं मिला है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह दिया गया है किसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के बारे में अगर देखेंगे हम तो अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है क्वेश्चन में कि सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। अर्थशास्त्र में जो है राजा के लिए जो है सप्तांग सिद्धांत दिया गया था कि राजा को जो है किसी राज्य में 7 प्रमुख सप्तांग सिद्धांत को पालन करना चाहिए। तो यह जो है इसमें दिया गया है अर्थशास्त्र में वर्णित जो है सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा राजा। अब सप्तांग सिद्धांत के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सप्तांग सिद्धांत जो है वह दिया गया है कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा। और यह जो है सप्तांग सिद्धांत यह दिया गया है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। और इसके अनुसार कहा जाता है कि जो है कोई भी राज्य होता है उसके जो है 7 अंग होते हैं, उसी को सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। और इसमें 7 अंग जो दिए गए हैं उसमें पहला हो जाता है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है कि राजा, राजा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी राज्य के लिए। दूसरा हो जाता है इसमें अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तीसरा हो जाता है जनपद, जनपद यानी कि उसका क्षेत्र जो होता है और वहाँ की जनसंख्या जो होती है उसको जनपद कहा जाता है। इसके बाद चौथा हो जाता है दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, किसी भी राज्य के लिए किला महत्वपूर्ण होता है। पाँचवा हो जाता है कोष यानी खजाना, उसके पास कितना खजाना है, कितना पैसा है। उसके बाद जो है हो जाता है छठा हो जाता है दंड, दंड दंड का मतलब होता है कि उसके पास कितना बाहुबल है, कितना उसके पास सेना है, सैन्य शक्ति है। और सातवां हो जाता है मित्र, मित्र यानी कि उस जो कोई भी राज्य है उसके मित्र राज्य कितने हैं। तो यह जो है प्रमुख तौर पर जो है किसी भी राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत में चर्चा किया गया है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र होता है। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हम आंसर देख सकते हैं कि इसका जो है बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में। तो हड़प्पा सभ्यता के जो संबंध के बारे में दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि हड़प्पा जो है हड़प्पा जो है यह सिंधु सभ्यता का जो है मतलब एक स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में अगर देखेंगे हम
तो इसमें हड़प्पा के बारे में कहा जा रहा है कि हड़प्पा की जो है उत्तरी सीमा मांडा है क्या? उत्तरी सीमा जो है मांडा, यह जो है इसमें दिया गया है कि उत्तरी सीमा मांडा है, और मांडा कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद पश्चिमी सीमा सूत्का गेंडोर जो है, सूत्का गेंडोर, और यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। सूत्का गेंडोर बलूचिस्तान राज्य जो है, बलूचिस्तान प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर। दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद, यह जो है दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कहा जा रहा है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल जो है पाकिस्तान में मिले हैं। तो इसके बारे में जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा का भी जो भी स्थल है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्थल है वह भारत में मिला है। तो इसमें क्वेश्चन जो है, इसमें 3 जो क्वेश्चन है सही है, जबकि एक जो है स्टेटमेंट गलत दिया गया है कि सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन दिया गया तीनों, यह तीनों में से ये सही हो जाता है, केवल 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है कि सूची को सम्मिलित कीजिए। सूची को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, इसमें सूची 1 में वेद दिया गया है, जबकि सूची 2 में उपवेद दिया गया है, और सूची 2 में उपवेद दिया गया है। अब इसको जो है मिलाते हैं, तो ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद का जो है उपवेद, उसका क्या नाम है? तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद, सामवेद का जो है सामवेद का जो है, यानी कि सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है। तो ये हो जाएगा गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद जो है यह संगीत और कला से संबंधित है। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद का जो है, अर्थर्वेद का शिल्प वेद जो है उपवेद हो जाता है। अर्थर्वेद का शिल्प वेद जो है यह भवन निर्माण एवं शिल्प मतलब कला से संबंधित है, शिल्प कला से, घर बनाने की कला से, अर्थर्वेद में शिल्प वेद। और चौथा यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद। यानी यजुर्वेद में जो है यजुर्वेद जो है, यह यजुर्वेद का जो वेद है वह हो जाएगा धनुर्वेद। तो इसके अनुसार से अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद का हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, यजुर्वेद का हो जाएगा 1, सामवेद का हो जाएगा 3, और अर्थर्वेद का हो जाएगा 4। 2, 1, 3, 4 इसका ऑप्शन है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला जो है वह सही हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें भी जो है हम देख सकते हैं कि सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं। तो घोषा जो है, घोषा यहाँ पर जो है विदुषी महिलाएं दी गई हैं, और इसकी विशेषता यानी कि इन्होंने जो क्या कार्य किया है उसके बारे में दिया गया है। तो विदुषी महिला में अगर देखें तो जो है घोषा, घोषा ने जो है यह जो है ऋग्वेद में सूक्त की रचना किया है। घोषा जो है, घोषा यह ऋग्वेद में सूक्त की रचना किया है। इसका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। अपाला जो है, अपाला ने वैदिक मंत्रों की रचना की है। इसका हो जाएगा 2। लोपामुद्रा जो है, लोपामुद्रा यह अगस्त्य ऋषि की पत्नी के रूप में प्रचलित है। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपाला का वैदिक मंत्र यहाँ पर 1 हो जाता। तो 3, 1, 2 हो गया। और गार्गी जो है वह दार्शनिक बहसों के लिए, मतलब दार्शनिक जो बहस होते थे उसमें भाग लेती थी। तो इसका हो जाएगा 4। 3, 1, 2, 4 हो जाएगा इसका आंसर। 3, 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं असत्य के बारे में कि काशी की राजधानी जो है काशी की राजधानी वाराणसी थी, सही है ये। कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती या अयोध्या थी, ये भी सही है। और यहाँ पर पांचाल है, पांचाल की राजधानी तक्षशिला थी, बिल्कुल नहीं। पांचाल की राजधानी जो है, पांचाल की राजधानी तक्षशिला नहीं थी। और यहाँ पर पांचाल के बारे में अगर देखें तो पांचाल की राजधानी जो है वह अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र थी। तो अहिच्छत्र नाम था पांचाल की राजधानी का। अहिच्छत्र या काम्पिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अहिच्छत्र या काम्पिल लिखा जाता है, अहिच्छत्र या काम्पिल। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर थी। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। और इसके बारे में अगर देखें कि अगर मत्स्य के बारे में जाने तो मत्स्य जो है या मरुस्थल में जो है स्थित एकमात्र जो कहा जा सकता है कि वह राज्य था मगध महाजनपद का। इसके बाद अगर देखें तो हर्यक वंश के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर हम देखें 8 नंबर क्वेश्चन हर्यक वंश के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में कि हर्यक वंश जो है मगध का प्रथम वंश था। हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश था। तो इसके बारे में अगर देखें तो हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश मगध का जो है, ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, हर्यक वंश का बिंबिसार के द्वारा। तो प्रथम जो हर्यक वंश है मगध का प्रथम राजवंश है, और इसका जो स्थापना किया गया बिंबिसार के द्वारा किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये तो क्वेश्चन ये ऑप्शन सही है। और शिशुनाग हर्यक वंश के बाद का जो है वंश है, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक जो था उसका जो है सेनापति शिशुनाग था। और नागदशक को जो है शिशुनाग ने मार करके जो है शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सही हो जाता है। और नंद वंश के बारे में अगर दिया गया है, नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह धनानंद था। धनानंद को जो है मार करके
जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो है अंत कर दिया था और मौर्य वंश का स्थापना कर दिया था। इसके बाद कण्व वंश जो है, कण्व वंश शुंग वंश से पहले शासन में आया था। तो यह गलत है दोस्तों, क्योंकि जो है इसमें शुंग वंश जो है, शुंग वंश वह जो है पहले आया है, बाद में कण्व वंश आया है। और शुंग वंश की जो है हम जानते हैं कि शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे देवभूति थे, और देवभूति का जो है हत्या कर दिया था वासुदेव, और वासुदेव ने जो है वासुदेव कण्व, और वासुदेव कण्व ने जो है इसमें जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यह जो है इसमें सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा पहला 3 जो है सही है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है दिया गया है, इसमें युग्म है और इसको मिलाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है युग में, और इसमें महाजनपद और राजधानी के बारे में दिया गया है। तो महाजनपद के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें अंग महाजनपद है, और अंग महाजनपद जो है वह अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। तो यह सही है। गांधार का पाटलिपुत्र, ये गलत है दोस्तों, गांधार का पाटलिपुत्र नहीं होगा, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ना कि पाटलिपुत्र, तो यही गलती है। और अवंती का जो है, अवंती का राजधानी जो है, इसमें सही कौन सा है बस वो देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये सही है, अंग का जो है ना, अंग का राजधानी था चंपा। तो ये बिल्कुल मैच किया गया है, बाद बाकी तीनों गलत है। इसमें देख सकते हैं कि गांधार का जो है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी कहा जाता है कि अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, दोनों में से कोई भी, उज्जैनी या महिष्मती थी अवंती की राजधानी। और अस्मक जो है, अस्मक का जो है राजधानी पाटन या पोटली थी, यानी कि राजगिरी नहीं था। राजगिरी तो दोस्तों पाटलिपुत्र का राजधानी हो गया, यानी कि पाटलिपुत्र जो था उसका राजधानी था। तो ये सभी तो उसी के न कई मतलब राजा आए, जैसे वंश आए, तो अपना अपना जो है कभी राजगिरी हो गया, कभी वैशाली हो गया, कभी पाटलिपुत्र हो गया। तो उसको तो मगध की अगर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें जो है दोस्तों सही हो जाएगा, बस ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इनमें से कौन सा स्थल 3 भागों वाले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो है इसमें कौन सा स्थल ऐसा है जो 3 भाग में बटा हुआ है? तो 3 भाग में जो है धौलावीरा नामक जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा, वह 3 भाग में बटा हुआ था। धौलावीरा के बाद बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी का जो अधिकांश नगर था वह 2 भागों में बटा हुआ था, और 2 भागों में पहला जो है उसमें पहला मतलब जो या तो दुर्ग, इसको बाँटा गया था 2 भाग में, यानी कि ऊपर वाला जो शहर था उसको दुर्ग कहा जाता था, जबकि निचला शहर जो है वो उसको नीचे वाला शहर कहा जाता था। यानी कि धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 भाग में बटा हुआ है, बाद बाकी जो भी है वहाँ पर जो है 3 भाग में बटा गया है। और धौलावीरा के बारे में एक बात और जान सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी विशिष्टता है कि जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी धौलावीरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे 11 नंबर का, यहाँ पर कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, यहाँ पे यानी कि बुद्ध के बारे में दिया गया है। तो इसके बुद्ध के बारे में हम देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य दिए हैं और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने जो है मूल तौर पर 4 उपदेश और 4 आर्य सत्य दिए थे, और इन्होंने जो है दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो है पालन करने के लिए कहा था। मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, और 4 आर्य सत्य दिए थे, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, प्रथम बौद्ध संगीति, उसका आयोजन जो है वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में किया गया था। ये बिल्कुल सही है, दोनों क्वेश्चन, दोनों जो है कथन। तीसरा क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें चारों जो है सही है। नेक्स्ट अगर हम देख सकते हैं कि गांधार कला के बारे में दिया गया है, तो गांधार कला का जो है मुख्य तौर पर हम देख सकते हैं कि गांधार कला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ है? तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर गांधार कला के बारे में कहा जा रहा है, तो गांधार कला का उत्कर्ष सोमवंश वंश के काल में हुआ था, कि सातवाहन के काल में हुआ था, कि किसके काल में हुआ था? हम देख सकते हैं कि गांधार कला जो है, गांधार कला मुख्य तौर पर जो है इसमें उत्कर्ष, यानी कि इसका जो है हाईएस्ट पीक पर जो पहुंचा था वह पहुंचा था कुषाण के काल में। और कुषाण में भी है, अगर हम देखें कुषाण में जो कौन से राजा वैसे हुए हैं जो गांधार कला को सर्व मतलब जो है उत्कर्ष पर पहुंचाए हैं, और उसका जो है इसमें अगर देखें तो कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा कला का जो है सर्वाधिक जो विकास हुआ था, गांधार कला एवं मथुरा कला का, यानी कि मथुरा कला का भी विकास हुआ था। कुषाण का जो शासक था, मतलब कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके काल में जो है सर्वाधिक विकास हुआ था गांधार कला और मथुरा कला का। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुद्ध के बारे में दिया गया है, तो इसमें कहा जा रहा है असत्य कथन जो है वह चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि यह जो है बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन के बारे में कहा जा रहा है कि असत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पर जो है इसमें कमल और सांड बुद्ध के जन्म
के प्रतीक माने जाते हैं। कमल और सांड बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। कमल और सांड जो है बिल्कुल जो है बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। यहाँ पर घोड़ा के बारे में दिया गया है। घोड़ा महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है, तो घोड़ा जो है महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक, यहाँ पर ये सही है। वट वृक्ष जो है बोधि वृक्ष, वट वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, तो बिल्कुल सही है। वट वृक्ष जो है ज्ञान की प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं धर्मचक्र महापरिवर्तन का प्रतीक है। मतलब धर्मचक्र जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, महापरिनिर्वाण का, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है धर्मचक्र महापरिवार निर्माण का प्रतीक है। तो यह गलत है, क्योंकि धर्मचक्र जो है वह निर्माण का प्रतीक है, न कि महापरिनिर्वाण का है। यानी कि निर्वाण प्राप्ति जो होता है, यानी कि उसको जो ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो उसको धर्मचक्र यानी कि निर्वाण कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इधर 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पदचिन्ह के बारे में अगर देखें, पदचिन्ह के निर्गमन के स्थिति निर्गमन उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। पदचिन्ह जो है यहाँ पर हम पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक है, तो पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है इसमें निर्माण का प्रतीक धर्मचक्र जो है यानी कि महापरिनिर्माण धर्मचक्र जो है वह निर्माण का प्रतीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं 4 और 5 जो है वह गलत। इसमें 4 और 5 यानी पदचिन्ह निर्गमन की उपस्थिति यानी कि निर्गमन यानी कि जाने के पदचिन्ह, कोई भी जाएगा तो उसका पदचिन्ह होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने निर्वाण समझ लिया था, तो इसका जो निर्वाण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर निर्गमन है, यहाँ उपस्थिति की प्रतीक मानते हैं पदचिन्ह, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 मतलब 5 सही हो जाएगा, यानी कि असत कथन जो है केवल 4 हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि दिया गया है कि इसमें बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ है, तो इसको जो है मिलाने के लिए दिया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो जो है इसका उत्तर जो देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ है वह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है वह अजातशत्रु के काल में हुआ है, अजातशत्रु के काल में। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में यह राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष थे महाकश्यप, तो महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, तो यह जो हो जाएगा राजगिरी में हो जाएगा, राजगिरी में हो जाएगा। दूसरा जो बौद्ध संगीति है वह जो है कलाशोक के काल में साबकमीर इसका अध्यक्ष था, साबकमीर अध्यक्ष था। और द्वितीय बौद्ध संगीति कलाशोक के काल में हुआ है, कलाशोक के समय में जो है वैशाली में हुआ था, तो वैशाली में हो जाएगा। और तीसरा जो है तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था, बिल्कुल सही है, मोगलीपुत्तिस इसके जो है अध्यक्ष थे। तो यह जो है अशोक के काल में यह पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के समय में हुआ था। और वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर वसुमित्र के साथ साथ एक और जो है उपाध्यक्ष थे, उसका नाम था अश्वघ घोष, वो भी याद रख सकते हैं। अश्वघ घोष जो है वह भी इसके जो है उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों सही है, मैच द फॉलोइंग। और चतुर्थ संगति जो है यह कश्मीर में हुआ है दोस्तों, ये याद रख सकते हैं, कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन जो है नामक स्थान पर हुआ था, कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है विनय पिटक में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है, तो विनय पिटक में जो है विनय पिटक में किसका जो है वर्णन मिलता है, तो इसमें जो है संघ के नियम और विनिमय का मिलता है। यानी कि संघ जो चलता था, बौद्ध धर्म का संघ जो था, उसके नियम और विनिमय उसको संचालन के नियम के बारे में जो है विनय पिटक में दिया गया है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी का। और इसमें विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु के संघ के अनुशासन संबंधी जो है नियम भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर 16 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर में क्या दिया गया है कि जैन और बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है वह दिया गया है जैन और बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है जैन और बौद्ध धर्म को भारतीय दर्शन यानी कि भारतीय दर्शन के किस श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि जैन जो है जैन बौद्ध धर्म को जो है मतलब किस इसका दर्शन जो दिया गया है वह मतलब किस से संबंधित है, या आस्तिक से है कि नास्तिक से है कि वैदिक से संबंधित है। तो इसमें वैदिक काल के बाद ही हम देखते हैं इन सभी का जो है उदय हुआ है। तो इसमें हम अगर देखें तो इसका जो है हम प्रमुख तौर पर अगर देख सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ना वह प्रमुख तौर पर नास्तिक है, क्योंकि वैदिक तो इससे पहले ही हो गया था, आस्तिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है नास्तिक ही कहा जा सकता है, क्योंकि आस्तिक इसलिए नास्तिक कहा जाता है क्योंकि जो है विनय पिटक में भारतीय दर्शन जो है वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते, यानी कि भारतीय दर्शन जो है वेद में प्रमाणिक यानी वेद को प्रमाणिक नहीं मानते हैं।
तो जैन और बौद्ध धर्म में जो है हम देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वह नास्तिक के मतलब उन्हें नास्तिक ही कहा जा सकता है, यानी कि उसका जो है किसी चीज़ में मुख्य तौर पर देखें बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध को भी देखते हैं तो वह भी जो भी है किसी भी मतलब जो है देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखते थे। मुख्य तौर पर जो उसका दर्शन था कि जैसे किसी की बात को आप अपने कसौटी पर तर्क कीजिए और देखिए कि वह सही है कि नहीं है। नेक्स्ट अगर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अगर हम देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जैन यहाँ पर जो है सारे जैन तीर्थंकर हैं और उसके चिन्ह के बारे में दिया गया है। तो इसको चलिए मिलाते हैं। तो इसमें पहले जो है वह ऋषभदेव है। ऋषभदेव जो है दोस्तों आप जानते होंगे कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं वह ऋषभदेव माने जाते हैं। और इसका जो है चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। बैल, बैल को ऋषभ भी कहा जा सकता है, तो एग्जाम में ऋषभ भी दे सकता है, तो ऋषभदेव का जो है चिन्ह हो जाएगा बैल। उसके बाद अगर देखेंगे अजीतनाथ, अजीतनाथ का जो है वह हो जाएगा हाथी। अजीतनाथ जो है वह भी एक तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो है वह हो जाएगा सर्प। और महावीर स्वामी जो है वो उसका हो जाएगा सिंह। आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि ऋषभदेव जो है ऋषभदेव का क्या हो जाएगा, ऋषभ से आप जानते होंगे बैल को ऋषभ कहा जाता है, बैल हो जाएगा। अजीतनाथ आप देख सकते हैं, अजीतनाथ का अजीतनाथ आप देख सकते हैं हाथी हो जाएगा, क्योंकि अजीतनाथ की अगर हाथी बहुत मजबूत है उसको नथुनी पहना के रखा जाता है। एक ट्रिक याद रख सकते हैं। पार्श्वनाथ में देख सकते हैं श्रव है दोस्तों और सर्प भी है। और महावीर स्वामी जो है सबसे जो है इसमें जैन धर्म में सबसे जो है एक तरीके से कह सकते हैं सबसे प्रमुख तौर पर माने जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं सभी में जो है राजा का जो है एक मतलब कह सकते हैं कि सभी तीर्थंकर में राजा के पद पे आप मान सकते हैं कि सबसे उच्च है। तो उस तरीके से याद रख सकते हैं, राजा सिंह होता है, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिला सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है स्थित है कहाँ पर, तो इसके बारे में कहा जा रहा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। और यह जो है इसके बारे में अगर देखें दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में, यह राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। माउंट आबू जो है पहाड़ी, माउंट आबू जो है उसमें स्थित है। माउंट आबू आप जानते हैं माउंट आबू कहाँ पर है, तो अरावली के आसपास में ही है। तो यहाँ पर माउंट आबू पर जो है शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, यानी कि बहुत डिजाइन से बनाया गया है इसको, तो नक्काशीदार है। तो डिजाइन इस पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर पर डिजाइन हमको मिलता है, तो नक्काशी उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से निम्न में से कौन जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है, यानी कि 5 महाव्रत में कौन शामिल नहीं है ये कहा जा रहा है। तो जैन धर्म के बारे में अगर देखें, जैन धर्म में जो 5 महाव्रत है उसमें जो है कहा गया है अहिंसा, सत्य, उसके बाद अपरिग्रह और उसके बाद ब्रह्मचर्य। तो यज्ञ इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, यज्ञ नहीं हो जाएगा। तो 5 महाव्रत में अहिंसा है, सत्य है, आस्ते है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पर जो है अहिंसा तो आप समझ सकते हैं, सत्य भी समझ सकते हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है, यानी कि अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति इकट्ठा आप नहीं कर सकते हैं। और आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आस्ते एक और जो है महाव्रत जो इसमें नहीं दिया गया है, आस्ते, आप आस्ते इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो आस्ते जो है यह जो है इसको कहा जाता है कि चोरी नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है ब्रह्मचर्य, आप जानते हैं ब्रह्मचर्य था, इसमें प्रमुख 5 तत्व जो है वह दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में दिया गया है 20वां क्वेश्चन, इसके अनुसार कर्म के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि कर्म जो है कर्म के प्रवाह को रोकने के लिए क्या मतलब कर्म को जो रोकने के लिए प्रक्रिया किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको संवर कहा जाता है, संवर कहा जाता है। और संवर जो है यहाँ पर जो है इसका अर्थ है कि कर्म का जीव की ओर बहना, यानी कि वह संवर अवस्था, यानी कि आश्रव का अर्थ है कि यह जो है कर्म जो है जीव की ओर बहता है, यानी कि कर्म का जब कर्म का भाव रुक जाता है तो वह संचित कर्मों की मतलब यानी कि निर्जर संचित, यानी कि जो है ना कर्म जो कोई कर रहा है तो उसको रोकने की प्रक्रिया है, कर्म के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया क्या है, संवर है। तो संवर जो है यह कर्म को रोकने की प्रक्रिया है। और इसके बाद अगर देखें आस्त्रव जो है, आस्त्रव का अर्थ होता है कर्म का जीव की ओर बहना, कर्म का जीव की ओर बहना, जबकि इसका अर्थ होता है रोकना। इसके बाद अगर देखें तो निर्जरा जो है, निर्जरा यह जो है
संचित कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, यानी कि कोई भी जो अपना कर्म किया है, संचित किया, उसको जो है खत्म करने के लिए, नष्ट करने की प्रक्रिया निर्जरा है। और आश्रव क्या है? आश्रव का अर्थ होता है कि कर्म का जीव की ओर बहना, कर्म का जीव की ओर बहना। और मोक्ष के बारे में आप जानते ही हैं। यानी कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में आप बता सकते हैं। और दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 21 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर जैन धर्म के बारे में धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है। और ये जो त्रिपिटक तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपनिषद तो वैदिक काल का है दोस्तों, वेद भी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक शीशे का सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ था? शीशे का सिक्का जो है, शीशे का सिक्का किसके काल में प्रचलित हुआ था? यह जो है दोस्तों सातवाहन के काल में प्रचलित हुआ था। सातवाहन के काल में जो है, सातवाहन के काल में शीशा का सिक्का जो है प्रचलित किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम जो है परम भागवत की उपाधि जो किया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। और इन्होंने जो है और उनके जो है यह परम भागवत जो उपाधि लिया है, इससे पता चलता है कि यह जो है मतलब विष्णु भक्त हुआ, मतलब विष्णु भक्त हो सकता है कि यह जो है विष्णु भक्त था। सिकंदर और पोरस के बीच जो है युद्ध हुआ है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ है। और यह जो है हुआ है हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। यानी कि इसको झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। तो यानी कि दोस्तों झेलम नदी पर हुआ है और 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था। अब इसके बाद अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिकंदर के आक्रमण से ही रिलेटेड है। तो हम देख सकते हैं कि सिकंदर का जो है आक्रमण जो हुआ था, सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था, उस सिकंदर के आक्रमण में किस गणराज्य में के संग ने यूनानी ने सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मल्लोई क्षुद्रक संघ। मल्लोई क्षुद्रक संघ जो है यह हो जाएगा। सिकंदर को जो है उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में जो है मल्लोई यानी कि मालव और क्षुद्रक जैसे गणराज्य का यानी कि भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यह जो है कड़ा प्रतिरोध किया था। तो मल्लोई एवं क्षुद्रक संघ जो है, मल्लोई एवं क्षुद्रक संघ जो है यूनानी सेना को जो है कड़ा प्रतिरोध किया था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। कथन इसमें सत्य का बताया जा रहा है, सत्य कौन है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित तौर पर एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण को जाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वर्ण सिक्का सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे और इंडो ग्रीक राजा ने करवाया था। और उसके बाद जो है कुषाण शासकों में दोस्तों हम देख सकते हैं कि कुषाण शासकों में भीम कडफिसस जो है, भीम कडफिसस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भीम कडफिसस कुषाण शासक है और इन्होंने जो है सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था भीम कडफिसस ने। तो इसके बाद जो है यह दोनों जो है सही है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौंदरानंद जो है एवं सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन थे और इन्होंने जो है बहुत सारे पुस्तक लिखे थे। यानी कि अश्वघोष जो है वह कनिष्क के दरबार में रहते थे और अश्वघोष जो है सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा बुद्धचरित जो है, बुद्धचरित भी इन्होंने लिखा है। तो बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण जैसी कृतियाँ जो है वह अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें जो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा बुद्धचरित भी इसकी एक और रचना जो है वह है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। और ये देख लीजिए दोस्तों, अश्वघोष के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वघोष जो है वह किस राजा के दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। और कुषाण शासक कनिष्क के दरबार यानी कि कुषाण वंश का जो है दरबार में रहता था, कनिष्क राजा था उस समय में, तो इसके दरबार में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन निम्न विद्वानों का अध्ययन करें और अपना कूट कूट मिलाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कूट जो है कूट से चुनने के लिए कहा जा रहा है, कनिष्क के समकालीन कौन कौन था? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अश्वघोष जो है वह और वसुमित्र था। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अश्वघोष और वसुमित्र दोनों जो विद्वान जो है वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
घोष के बारे में। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि देखो इसमें दिया गया है कि विद्वान का अध्ययन करो सही, यानी कि इसके समकालीन कौन है, तो वह जो हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी दोस्तों हम देख सकते हैं सूची सम्मिलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग आंसर जानते हैं ना तो क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में कर सकते हैं, उसको जो है उससे होता है कि याद भी होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर का, कि इसमें मिलान करने के लिए शासक और वंश दिया गया है सम्मिलित करने के लिए। तो डेमेट्रियस प्रथम जो है, डेमेट्रियस प्रथम जो है यह हिंद यूनानी था। डेमेट्रियस प्रथम जो है हिंद यूनानी, यानी कि हिंद यूनानी इंडो ग्रीक आक्रमण जो हुआ था वह जो है डेमेट्रियस था, इसके काल में हुआ था, डेमेट्रियस के काल में। तो यहाँ पर इसके बाद रुद्रदमन जो है, यह जो है रुद्रदमन यह शक शासक था। तो इंडो ग्रीक सभा है ना दोस्तों, भारत पर आक्रमण हुआ तो कई आक्रमण हुआ, तो उसमें से जो ये सभी है, ये सभी आक्रमणकारी है और उसके वंश को दिया गया है सजाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेमेट्रियस का ये हो गया दोस्तों 3 हो गया, और रुद्रदमन का हो गया 4, 3 4 हो गया। और गोंडोफर्निज है, गोंडोफर्निज है दोस्तों, गोंडोफर्निज हो जाएगा पहलव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 4 1, इसका 2 हो जाएगा। विमखटफिशस को सगन था। विमखटफिशस के बारे में देखिए दोस्तों कि सोना का सिक्का भी चलाया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इसमें योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है। तो यह जो है योधेय सिक्का, इस पर किसका अंकन है, कार्तिकेय का अंकन है, कार्तिकेय का अंकन है। मुख्य रूप से यह जो है भगवान कार्तिकेय का चित्र मिलता है, और यह जो है योधेय गणराज के सिक्के पर मिलता है। योधेय गणराज एक राज था, उसके सिक्के पर मिलता है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कूट वाला है दोस्तों। तो इसमें कूट में सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, इसको सम्मिलित करते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। इसमें जो है आक्रमणकारी है और उसको मेल करने के लिए दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों यह जो है यह समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान जो है हुआ था, समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान हुआ था। तो दक्षिणापथ के राजा यहाँ पर हो जाएगा, संघर्ष जो हुआ था दक्षिणापथ के राजा के साथ हुआ था। और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय यह जो है यह पश्चिमी क्षेत्र पर यानी कि शासक पर जो है, पश्चिम क्षेत्र पर शासक यानी कि दोस्तों यहाँ पर शक शासक को जो है यह आक्रमण हुआ था, यानी कि लड़ाई हुआ था। और स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त इस पर जो है हूनों का आक्रमण हुआ था, हून का आक्रमण से स्कंदगुप्त के समय गुप्त शासक है। और कुमारगुप्त जो है इसमें जो है पुष्यमित्र शिलालेखों में उल्लिखित विद्रोह, यानी कि पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश यानी कि पुष्यमित्र था, तो उसके जो बारे में दिया गया है। और यह जो है भीतरी अभिलेख में दिया गया है। भीतरी अभिलेख जो है उसमें बताया जाता है कि पुष्यमित्र जो है इससे लड़ाई हुआ था, और इसके बाद हूनों का जो है आक्रमण किया था ये हून स्कंदगुप्त समय। तो इसका जो है इसमें सफलतापूर्वक जो है स्कंदगुप्त भी इसको हरा दिया था। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो है यहाँ पे शक को हरा दिए थे। शक जो है, शक पश्चिमी क्षेत्र पे यहाँ पर शक दिया गया है, इसको भी हरा दिए थे। और चंद्रगुप्त जो है यहाँ पे यानी कि समुद्रगुप्त यह जो है दक्षिण अभियान किए थे, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1 का 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 2, स्कंदगुप्त का 1 हो जाएगा और कुमारगुप्त का 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3 हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं होगा ऊपर वाला। नेक्स्ट है गुप्त प्रशासन के संबंध में जो है इसमें दिया गया है, इसको देखना है। तो गुप्त प्रशासन के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गुप्त शासकों द्वारा सर्वोच्च संप्रभु को दर्शाने के लिए परम भट्टारक की उपाधि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन, ये जो कथन है सही है। और प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख उपरीक होता था, यानी कि प्रांतीय प्रशासन का जो है हेड होता था वह उपरीक होता था, तो ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पर सही है। और गुप्त प्रशासन में सामंतों की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि अत्यधिक केंद्रीकृत था और इसमें सामंत की कोई भूमिका नहीं थी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो है गुप्त शासन में, गुप्त प्रशासन में सबसे ज़्यादा अगर हम गुप्त वंश में हम कि यहाँ पर सामंतों का बोलबाला था दोस्तों। और सामंतों यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो है गुप्त वंश के जो है टूटने के प्रमुख कारण में एक देखा जा सकता है कि सामंत इसके जो है वह काफ़ी मतलब जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, सामंती व्यवस्था थी इसमें। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 केवल सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदानों से संबंधित कथन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं
जो है भूमि अनुदान जो है भूमि अनुदान के बारे में कहा जा रहा है कि भूमि अनुदान अक्सर ब्राह्मण और मंदिरों को दिए जाते थे। भूमि अनुदान जो है अक्सर ब्राह्मण और मंदिरों को दिए जाते थे। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, भूमि अनुदान जो है अक्सर ब्राह्मण और मंदिरों को दिए जाते थे। और इसके अलावा अगर देखेंगे कि इन अनुदानों से मध्यस्थों का एक वर्ग का उदय हुआ था। तो ये भी जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो दो एक और दो से भूमि अनुदान में हमेशा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार शामिल नहीं होते थे। यानी कि दोस्तों कहा जाए भूमि अनुदान में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार शामिल नहीं होते। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ अक्सर ये अधिकार भी हस्तांतरित कर दिए जाते थे। यानी कि भूमि अनुदान तो दिया जाता था, लेकिन उसका प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार जो होता है उस भूमि का, वह शामिल नहीं होता था। तो ये गलत है दोस्तों, वह भी शामिल होता था। इस कारण जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही केवल एक और दो हो जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, निम्नलिखित चोरों पर विचार करें। इसमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि दिया गया है रघुवंशम। रघुवंशम यह जो है कालिदास की रचना है। इसको मैच द फॉलोइंग, कौन कौन मैच है वो कहा जा रहा है। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि अमरकोश जो है, अमरकोश भी अमर सिंह की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। एवं जो है यह मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की रचना है। तो कि यहाँ पर तीनों सही है, तीनों जोड़ा सम्मिलित है। तो रघुवंशम कालिदास अमरकोश अमर सिंह मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रम के संबंध में, काल क्रम में, यानी कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला है इसमें समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, फाहियान का भारत यात्रा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि का धारण करना, और स्कंदगुप्त का हुनों के साथ संघर्ष जो हुआ था उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो यह जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, यह जो है 335 से लेकर के 375 के आसपास की ईस्वी की बात है। 375 ईस्वी की बात है। तो हम देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है वह 335 से 375 ईस्वी के बीच की है। और फाहियान की भारत यात्रा 399 ईस्वी में होती है। 399 से 412 तक ये रहते हैं भारत में। और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम का महाराजाधिराज की उपाधि 319 से 320 के आसपास की ईस्वी में हुआ था। तो ये है। और स्कंदगुप्त का हून के साथ जो है 455 से लेकर के 467 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर 3 नंबर में चंद्रगुप्त का उपाधि हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति, इसके बाद 2 हो जाएगा। और फाहियान की भारत यात्रा 399 में हुआ था, ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 जो है ये 455 से 467, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-1 होगा दोस्तों, 3-1। तो 3-1-2-4 हो जाएगा। 3-1 3-1 3-1-2 3-1-2-4, यानी कि यहाँ पर जो है 3-1-2-4 हो जाएगा। हाँ, 3-1-2-4, यहाँ पर 455 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले जो है ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3-1, उसके बाद 2 और 4, 3-1-2-4 हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखें दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है प्रयाग प्रशस्ति जो है यह जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, और हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया था। तो हरिसेन के द्वारा जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है वह प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था। और चीनी यात्री फाहियान जो है ना, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वारा जो महाराजाधिराज की उपाधि की गई थी, यह गुप्त संवत की शुरुआत, जो माना जाता है कि जब यह महाराजाधिराज की उपाधि लिए थे उसी समय से गुप्त संवत का जो है शुरुआत हुआ था। और स्कंदगुप्त का जो हुन के साथ संघर्ष हुआ था 455 से 467 ईस्वी में, और इन्होंने जो है हुन का आक्रमण को प्रमुख तौर पर शुरुआती दौर में विफल कर दिया था। तो यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में हम जो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो है हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पर जो है पुस्तक है और उसके बारे में दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि हर्षवर्धन जो है हर्षचरित में मतलब हर्षवर्धन के जीवन के बारे में, वंश के बारे में, उसके अभियान के बारे में दिया गया है। तो ये जो है इसके बारे में दिया गया है 36 नंबर में कि ये जो है इसमें सही है। तो ये जो है इसमें सही के बारे में दिया गया है। तो हर्षचरित में हर्ष के जीवन, वंश एवं अभियान का वर्णन जो किया गया है यह बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है सीयू की हर्ष के प्रशासन समाज एवं बिरबनिया की सीयू की जो है वह सीयू की रचना है ह्वेनसांग की। सीयू की रचना है ह्वेनसांग की रचना है। तो सीयू की जो है ह्वेनसांग की रचना है। और इसमें कहा गया है
हर्ष के प्रशासन, समाज, धार्मिक नीति के बारे में विस्तार से जो है विवरण किया गया है। बांसखेड़ा अभिलेख जो है इसमें हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि हर्षवर्धन का जो हस्ताक्षर मिलता है वह बांसखेड़ा अभिलेख से मिलता है, बांसखेड़ा अभिलेख से मिलता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह तीनों हो जाएगा, यानी कि तीनों सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो है इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सभी सही हैं। अब महाबलीपुरम के बारे में अगर देखें तो महाबलीपुरम के बारे में कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसके संबंध में विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है 7 रथ मंदिर का निर्माण जो है वह जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये जो है इसमें 7 रथ वाला मंदिर जो है जिसका निर्माण कहा जा रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि 7 रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है 7 रथ मंदिर महाबलीपुरम में जो है यह नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किया गया था। 7 रथ मंदिर का निर्माण तो नरसिंह वर्मन के काल में किया गया था। और इसके बाद अगर देखें इस मंदिर पर जो है रॉक कट यानी कि शैल कृति यानी कि रॉक को काट करके जो है स्वतंत्र खड़ी संरचनात्मक मंदिर शैली का संकर मनकालीन अवस्था को दर्शाने के, यानी कि दोस्तों यह जो है रॉक कट आर्किटेक्चर जो है उसका जो है मंदिर का यानी कि रॉक को काट करके जो बनाया जाता है तो उसका प्रमुख उदाहरण है। और यह जो है संक्रमण काल यानी कि दोस्तों जो मंदिर शैली का जो संक्रमण काल होता है यानी कि दो मंदिर के जो है चरण होते हैं बनने के उसके बीच का काल होता है संक्रमण काल, यानी कि पहले दूसरा डिजाइन होता था बाद में दूसरा डिजाइन, तो उसका मिक्स जो हो जाता है वह संक्रमणकालीन अवस्था हो जाती है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो 37 में खजुराहो के बारे में दिया गया। खजुराहो मंदिर जो है, खजुराहो मंदिर के बारे में क्या है तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक के द्वारा कराया गया था। तो चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो का मंदिर का जो है निर्माण किया गया था और यह जो है 900 से लेकर के 1130 ईस्वी में हुआ था। 900 से लेकर 1130 ईस्वी में बिल्कुल सही है। और यह मंदिर प्राचीन दीवार से घिरे हुए हैं और विशाल दुर्गनुमा परिसर से भीतर स्थित है, बिल्कुल सही है। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण एवं विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में एक है, यानी कि कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर ये सभी जो है इसी के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सोमपुर महाविहार के बारे में दिया गया है। सोमपुर महाविहार के बारे में अगर देखें तो सोमपुर महाविहार जो है इसका निर्माण किसने कराया था तो सोमपुर महाविहार जो है सोमपुर महाविहार इसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने। धर्मपाल ने जो है पाल वंश का शासक था और यह 8वीं शताब्दी में जो है बंगाल के क्षेत्र में राज्य कर मतलब जो है इसका राज्य था बंगाल के क्षेत्र में। अभी तो वर्तमान में बांग्लादेश पड़ता है तो इसका राज्य जो है बांग्लादेश में भी पड़ता था, तो अभी के बस बांग्लादेश में। तो यह जो है 8वीं सदी की बात है दोस्तों। 8वीं सदी में जो है सोमपुर महाविहार का जो है यह निर्माण कराया गया था। परमार वंश के राजा के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि परमार वंश के राजा राजा भोज के बारे में कहा गया है कि यह जो है भोज ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चोल इसमें जो है भोज ने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है यह चोल वंश का शासक था। एक राजराज फर्स्ट जो है राजराज प्रथम जो है वह जो है बृहदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण किया था। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद भोज ने भोजपुर की स्थापना की थी और भोजेश्वर मंदिर के बनवाया था। तो बिल्कुल जो है ये दोस्तों सही है, भोज ने भोजपुर की स्थापना की और भोजेश्वर मंदिर का बनवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर में कि बंदरगाह के बारे में दिया गया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि बंदरगाह जो है वह इसमें जो यहाँ पर कावेरीपट्टनम बंदरगाह जो है वह हो जाएगा चोल का। कावेरीपट्टनम बंदरगाह चोल वंश का हो जाएगा, कावेरीपट्टनम चोल वंश का कावेरीपट्टनम हो जाएगा। और मुजरिस जो है मुजरिस यह जो है चेर वंश का जो है बंदरगाह था, मुजरिस चेर वंश का था। और कोरकई जो है यह पांड वंश का पांड वंश का कोरकई जो है यह बंदरगाह था। तो कावेरीपट्टनम चोल का, मुजरिस हो गया चेर का, मुजरिस हो गया चेर का, कोरकई हो गया पांड का, कोरकई हो गया पांड का। इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 2 का 1, 1 का 2, 1 का 2 हो जाएगा और 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए कि कौन शासक पहले कौन बाद में आया था, वंश के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि जो है सबसे पहले जो है इसमें पल्लव जो है पल्लव शासक सबसे पहले जो है इसमें जो है पल्लव शासक आए हैं सबसे पहले पल्लव। इसके बाद जो है बादामी के चालुक्य आए हैं, उसके बाद जो है चोल आए हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट आए हैं। तो इसमें जो है इसका जो हो जाएगा कौन आए हैं इसको बताया जा रहा है
तो सबसे पहले जो है इसका उत्तर हो जाएगा बादामी के चालुक्य सबसे पहले आए थे, बादामी के चालुक्य सबसे पहले आए थे। और इसके बाद जो है इसके बाद पल्लव आए थे, बादामी के चालुक्य के बाद पल्लव आए थे, और पल्लव के बाद जो है इसमें आए थे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद जो है चोल आए थे, राष्ट्रकूट के बाद जो है चोल आए थे। तो इसमें पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, उसके बाद जो है 4 राष्ट्रकूट हो जाएगा, और उसके बाद 3 जो है चालुक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 2 हो जाएगा, बादामी का चालुक्य हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, उसके बाद जो है नहीं इसमें राष्ट्रकूट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 4 3, 2 1 4 3 हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, इसमें दिया गया है कि दक्षिण भारत राज्यों के बारे में दिया गया है। तो दक्षिण भारत राज्यों के बारे में महिलाओं की भूमिका के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है चोल काल में महिलाएं जमीन का मालिक हो सकती थी, तो ये बिल्कुल जो है सही है। चोल काल में महिलाओं को जो है जमीन का मालिक हो सकते थे और उसका प्रबंधन भी कर सकते थे। चोल मंदिरों में देवदासी प्रथा का जो प्रचलित थी, तो देवदासी प्रथा भी चोल मंदिर में प्रचलित थी, महिलाओं सभाओं में भाग लेती थी, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट दिया गया सेम्बियन महादेवी जैसी रानियों ने मंदिर निर्माण को संरक्षण दिया था। सेम्बियन महादेवी जो है, सेम्बियन महादेवी यह जो है मंदिर संरक्षण को देते हैं, मंदिर को संरक्षण देते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन जो है सही है, चारों स्टेटमेंट। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, ये दिया गया है। तो मृक्ष कटिकम जो है इसमें शूद्रक हो जाएगा, ये सही है। और उसके बाद स्वापन वासवदत्ता जो है, यह जो है भास्कर लिखा गया है, तो यह भी सही है। भास के द्वारा स्वापन वासवदत्ता जो है, और मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा कुमार संभवम जो है कालिदास की रचना है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद ऋतु संहार जो है यह बाणभट्ट की रचना नहीं, ऋतु संहार भी जो है ना वह कालिदास की ही रचना है, ऋतु संहार भी जो है वह कालिदास की ही रचना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये डी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऋतु संहार की भी रचना कालिदास ही किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इसमें 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारतीय ग्रंथों को उसके लेखक के बारे में बताइए कि ये गलत है सही है। तो पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य द्वारा पतंजलि लिखा गया था, यानी कि पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया था पाणिनि के व्याकरण पर, बिल्कुल सही है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, तो पाणिनि के व्याकरण की जो है अष्टाध्यायी उस पर जो है महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि के द्वारा, बिल्कुल सही है। बुद्ध के जीवन पर बुद्धचरित घोष के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। बुद्ध के जीवन पर बुद्धचरित घोष के द्वारा लिखा गया। चाणक्य के राजनीतिक चालों पर मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। और रत्नावली कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया, रत्नावली जो है वह लिखा गया है किसके द्वारा, तो वह लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली लिखी गई है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। वज्जी संघ के साथ युद्ध में रथमुसल और वहाँ शिलाकंटक का प्रयोग किया था किसने, तो ये जो है तो वज्जी संघ के द्वारा हुए युद्ध में रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था, अजातशत्रु ने किया था। तो अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। वैशाली के जो है वज्जी संघ, वैशाली के वज्जी संघ के खिलाफ इस युद्ध में जो है 2 विनाशकारी हथियार महाशिलाकंटक और रथमुसल जो है हथियार थे, उसका प्रयोग किया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा शासक कवि राजा के रूप में जाना जाता है। कवि राजा किसको कहा जाता था, कवि राजा अमोघवर्ष को कहा जाता था कवि राजा। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी के बारे में दिया गया है। तो इसको देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो है उत्तरापथ का जो है, उत्तरापथ की राजधानी जो है वह तक्षशिला हो जाएगी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हो जाएगी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी हो जाएगी, अवंती की राजधानी उज्जैनी हो जाएगी। और कलिंग का जो है, कलिंग का राजधानी क्या हो जाएगा, कलिंग का राजधानी तोसली हो जाएगा। और जो है दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी हो जाएगी। इसके साथ ही हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर उत्तरापथ का जो है हो जाएगा उज्जैन, तक्षशिला हो जाएगा, उत्तरापथ का तक्षशिला हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। अवंती का हो जाएगा, अवंती का हो जाएगा उज्जैनी, इसका हो जाएगा 4। और कलिंग का हो जाएगा 1 तोसली, और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, यानी कि दोस्तों दक्षिणापथ स्वर्णगिरी 3 4 1 2 हो जाएगा, इसका उत्तर 3 4 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके जो है सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने कर दिया था 185 ईसा पूर्व में, तो पुष्यमित्र सिंह ने कर दिया था, पुष्यमित्र सिंह ने, और 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में, तो ये बिल्कुल हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया 50 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख की खोज 750 ईस्वी में किसने किया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 1750 ईस्वी के बारे में कहा जा रहा है कि 1750 में जो है यहाँ पर जो है शिलालेख की खोज पोर्ट्री टी फैंथलर हो जाएगा, टी फैंथलर हो जाएगा,
टी फेंथलर के द्वारा किया गया था 1750 में। अशोक की शिलालेख की खोज टी फेंथलर के द्वारा, बिल्कुल सही है। अशोक की 13वीं शिलालेख कलिंग उत्खनन बिल्कुल सही है दोस्तों। कलिंग उत्खनन जो है 13वीं शिलालेख में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रोमिनदेई है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। रोमिनदेई जो है सबसे छोटा अभिलेख है, रोमिनदेई अभिलेख अशोक का, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों यहाँ पर हम 50 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर 51 नंबर क्वेश्चन से हम मेडिकल हिस्ट्री इसमें दिया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है पूरा 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि डिस्कशन बहुत जो है अच्छे तरीके से किया गया है। तो इसको दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी किसी कोचिंग जैसे जो है नेक्स्ट और किसी जैसे परफेक्शन IAS और KGS का जो टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो उसको भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों। 72nd BPSC का जो है उसके लिए जो जितने भी कोचिंग का इंस्टीट्यूट का होगा टेस्ट सीरीज वह इस पर कराया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 51 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।